हेलो बच्चों, आज के पीरियोडिक टेबल नंबर पार्ट नंबर 4 के अंदर हम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के हम आप डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक रेडियस की बात की थी। और एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या, आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, जब पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने बात की थी, यदि हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक हमने ये बात की थी। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो डिपेंड है, वो जो लास्ट के जो वीडियो है उन पे डिपेंड है। आपको आज की वीडियो देखने से पहले जो प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है उनको आपको एक बार फिर से देखना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लास्ट वीडियो पे आधारित है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस को, आयनिक रेडियस को। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस की बात की, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो किसकी बात करेंगे, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब आयनिक त्रिज्या की हम बात करेंगे, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, देखो आयनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आयंस लेके चलेंगे। ठीक है, और आयंस दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कैटायन और एक हम पढ़ते हैं एनायन। एक तो है धनायन, दूसरा यहाँ पे क्या है, ऋणायन। देखो कैटायन कब बनता है कि जैसे हमारे पास में ये कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैटायन बन रहा है। क्या बन गया, कैटायन बन गया। ठीक है, तो कैटायन कब बनेगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, उसके दौरान क्या बनता है, कैटायन बनता है। यदि मैं बात करूँ एनायंस की, बात करते हैं एनायन की, तो एनायन कब बनेगा, जैसे बी, और जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन किया ये कन्वर्ट किस में हो गया, बी नेगेटिव के अंदर, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। और एनायन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा तो वहाँ पे कैटायन बन रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, देखो कैटायन का मतलब क्या है, मतलब मैं बोल दूँ जैसे कैटायन का मतलब आप जैसे नॉर्मली मान लो कट, क्या हो गया, कट। कट का मतलब ही यहाँ पे जैसे ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो इस दौरान उसके साइज में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या होगी, साइज में कमी होगी। इसका मतलब आप बोल दो कि कैटायन का मतलब क्या रहा है, वहाँ पे कट हो रहा है। क्या हो रहा है, कट हो रहा है, मतलब उसकी साइज क्या हो रही है, वहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, और जब हम एनायन की बात करें तो एनायन में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो साइज है वो साइज क्या होगी, बढ़ रही है। क्या होगी, बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। पहला क्या है, पहला जब न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर जब कैटायन बन रहा है, कैटायन कब बनेगा, जब वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इस दौरान उसकी साइज में क्या आती है, उसके आकार में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, उसके बाद देखो एनायन जब बनेगा तो एनायन के अंदर क्या है, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन के ये चेंज किस में हो गया, नेगेटिव में, एनायन में चेंज हो गया। और इस दौरान यहाँ पे साइज में क्या होती है, इसकी साइज होती है, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब मैं बोल दूँ कि यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, यदि हम बात करें कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट की पीरियड के अंदर, तो इसकी जो साइज है या आयनिक जो रेडियस है वो आयनिक रेडियस क्या होती है, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या है, बढ़ रहा है। यदि हम यही बात करें टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम का मतलब ऊपर से नीचे, कहाँ पे, ग्रुप के अंदर, तो इस दौरान क्या होती है, साइज क्या होती है, वो बढ़ जाती है। साइज क्या होगी,
बढ़ेगी। और साइज बढ़ने का मतलब मैं बोल दूं कि वहाँ पे जो आयनिक रेडियस है वो आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है, प्रभावी नाभिक के आवेश है, उसमें क्या होती है, वहाँ पे स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज है। स्लाइटली क्या है, इंक्रीज है। इस वजह से यहाँ पे जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। या फिर हम बात कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे जो साइज, वो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी बात की थी, ये हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी। तो अब देखो इनके बीच का रिलेशन क्या आता है। देखो एनाइन है, ये एनाइन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। एनाइन से जो छोटा होगा वो कौन होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब है उदासीन। और इनसे यदि छोटा पूछा जाए तो वो छोटा कौन होगा, कैटाइन होगा। कौन होगा, कैटाइन होगा। तो यदि आपको ये आयनिक रेडियस के केस के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एनाइन क्या होता है, वहाँ पे साइज उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि कैटाइन के केस में पूछा जाए तो उसकी साइज वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने बात किसकी की, आयनिक रेडियस की बात की। अब देखो इस बेस पे हम बात करते हैं आगे। और जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि बात करूँ मैं नाइट्रोजन -3 में, ऑक्सीजन -2 में, फ्लोरीन -1 में, इसी टाइप से सोडियम +1 में, मैग्नीशियम +2 में, इसी टाइप से एल्युमिनियम +3 में। देखो आपको कैटाइन दे रखे, कैटाइन के साथ यहाँ पे क्या दे रखे, एनाइन दे रखे। अब देखो इसके मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ठीक है। या फिर बोल दे कि जितना एटॉमिक नंबर है उतनी उसमें क्या है, प्रोटॉन है। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन के लिए 9, सोडियम के लिए यहाँ पे 11, उसके बाद मैग्नीशियम के लिए 12 और एल्युमिनियम के लिए कितना है, 13 है, ठीक है। अब देखो इसी के साथ यदि मैं बात करूँ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 तो ये इसके अंदर है। और माइनस में तो कितने हो गए, 7 प्लस में 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में ऑक्सीजन के पास में 8 तो है, माइनस में 2 हो गए, तो इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब फ्लोरीन के पास में 9, फिर 1 माइनस का हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यदि हम सोडियम की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं, 10 बच गए। यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकालना है, 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और एल्यूमिनियम की बात, तो एल्यूमिनियम के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखो मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ, किसकी बात करूँ, रेशियो इलेक्ट्रॉन बट्टा प्रोटॉन के अनुपात की बात करें। और इलेक्ट्रॉन बट्टा प्रोटॉन के अंदर अनुपात जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्राइड के केस में 7, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितने हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 10, और जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितने यहाँ पे 7। तो इनका जो रेशियो है वो कितना है, 10/7, ठीक है। इसकी बात करें तो 10/8, इसके बाद में इसकी बात करें तो 10/9, 10/9, इसकी बात करें तो 10/11, यदि इसकी बात करें तो 10/12 है, यदि इसकी बात करें तो 10/13 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस केस के अंदर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप देखो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन की संख्या वो कितनी है, 7, 8, 9, 11, उसके बाद में 12, उसके बाद में क्या है, 13 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या है, कम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और मैंने कल भी लास्ट जो वीडियो के अंदर जो मैंने बात की थी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोटॉन की संख्या के। किसके है, प्रोटॉन की संख्या के। और प्रोटॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा है।
और जब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम होगी। अब देखो इनका जो हम निकालते हैं तो ये 10/7 है, तो यहाँ पे देखो जो नाइट्राइड के केस के अंदर जो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आएगी। कंपेरिजन किसके, एल्यूमिनियम +3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो है वो रेशियो कितना है, 10/13। क्या है, 10/13 है। इसका मतलब यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर जो मैं बात करूँ किसके, न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अब देखो ये सारे के सारे इस चीज़ को आप देखो, यहाँ पे इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 है। कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो 10 है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो सब में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जैसे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। तो ऐसी जो स्पीसीज है इनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होती है, सेम होगी, लेकिन वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब देखो आपको आयनिक रेडियस केस के अंदर पूछा जाए तो याद रखा, जितना ज़्यादा एनाइन होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा होगी। उससे कम कौन है, न्यूट्रल, और उससे कम पूछा जाए तो कौन है हमारे पास में, कैटायन। कौन हो गया, कैटायन होगा। तो सबसे बड़ी जो साइज है वो साइज किसकी है, एनाइन की, और यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन है, कैटायन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होंगे, लेकिन देखो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबके अंदर क्या है, अलग अलग है। और जब न्यूक्लियर चार्ज सब में अलग अलग या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा है इसका मतलब उसकी प्रोटॉन की संख्या उतनी ज़्यादा है, और जब प्रोटॉन की संख्या जितनी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा तो उसकी जो साइज है या आयनिक जो रेडियस है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है, और यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हम देखा जाए तो एनाइन क्या होता है, बड़ा, उससे छोटा कौन है, न्यूट्रल, और उससे छोटा कौन पूछा जाए, कैटायन पूछ, कोई कौन होगा, कैटायन होगा। अब देखो इसके आधार पे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे आपको पूछा जाए कि आयोडीन I+, I-। अब इस केस में पूछा है कि सबसे बड़ा साइज किसका है। देखो यहाँ पे आयोडीन कौन से फॉर्म में, माइनस में, तो ये हो गया एनाइन, ठीक है, सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है, ये आयोडीन, न्यूट्रल, ठीक है। उससे छोटा फिर कौन है, उससे छोटा होगा कैटायन, आयोडीन प्लस हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आता है, I-, उससे कम आयोडीन, उससे कम I+। क्यों, क्योंकि यदि एनाइन बन रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वहाँ पे साइज क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। और जब कैटायन बन रहा है इसका मतलब उसकी साइज वहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है, और जब साइज घटेगी इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, यहाँ पे लॉस कर रहा है। इस वजह से वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे उसकी साइज क्या आ जाती है, कम आ जाती है। अब देखो इसी आधार पे एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं हम। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, N-3 की, उससे कम O-2 की। तो इसका ऑर्डर क्या आता है, N-3 सबसे बड़ा, उससे छोटा O-2 क्योंकि माइनस नेगेटिव ज़्यादा, उससे कम। फिर यहाँ पे F-, उससे छोटा Na+, उससे छोटा Mg+2, उससे छोटा कौन हो गया, Al+3। ये आपके पास में ये इसका क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। इसी के आधार पे यदि मैं और एग्जांपल की बात करूँ, जैसे सल्फर -2, क्लोरीन -2,
यदि हम बात करें पोटेशियम प्लस, ठीक है, इसी के आधार पे कैल्शियम +2, यहाँ पे इंक्लूड और कर देते हैं ऑर्गन। किसको इंक्लूड कर देते हैं? ऑर्गन को, ठीक है। अब देखो इस केस में आपको साइज पूछा जाए तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18, ठीक है। क्लोरीन वाले में 17 प्लस में कितने हो गए? 18। ऑर्गन में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 18, ठीक है। फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। यदि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, क्योंकि यहाँ से इसने क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? हटा दिए। अब देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा एनाइन होगा उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? S-2 की। उससे छोटी किसकी होगी? Cl- की। उससे छोटी किसकी होगी? ऑर्गन की। उससे छोटी किसकी होगी? K- की। और उससे छोटी पूछा जाए तो किसकी होगी? कैल्शियम +2 की। तो ये ऑर्डर क्या आ जाता है? S-2, क्लोरीन माइनस, उसके बाद में ऑर्गन, उसके बाद में K+, उसके बाद में क्या है? कैल्शियम +2 है। ये इसका क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। ये आपको एक तो पहले तो याद रखना है कि एनाइन सबसे बड़ा है, कैटाइन सबसे छोटा है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद भी देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसकी साइज उतनी ही कम होगी, और यदि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज कम है इसका मतलब उसकी साइज या रेडियस वहाँ पे क्या उसकी ज़्यादा है। यदि हम बोल दें कि नेगेटिव चार्ज कम है इसका मतलब उसकी रेडियस है, वो जो साइज है वो क्या होगी? वहाँ पे कम होगी। जैसे आपको ये चीज़ याद रखनी है ट्रिक बेस पे, मोर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा धनायन होगा या मैं बोल दूँ जितना ज़्यादा कैटाइन होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। किसकी बात करें? कैटाइन के केस के अंदर। और यदि हम बात करें एनाइन के अंदर, मोर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब है जितना ज़्यादा एनाइन होगा, जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कैटाइन, पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट कैटाइन कौन है? तो सबसे बड़ा कैटाइन है सीजियम प्लस। कौन है? सीजियम प्लस है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कैटाइन कौन सा है? तो सबसे छोटा कैटाइन है वो है H+। कौन हो गया? H+। इसी के आधार पे यदि पूछा जाए कि यदि लार्जेस्ट एनाइन की बात की जाए, सबसे बड़ा एनाइन की बात की जाए तो सबसे बड़ा एनाइन कौन है? आयोडीन नेगेटिव। कौन है? आयोडीन नेगेटिव। और यदि स्मॉलेस्ट एनाइन की बात की जाए, सबसे छोटा एनाइन की बात की जाए तो वो कौन होगा? H- होगा, ठीक है। तो आपको आयनिक रेडियस के अंदर जो याद रखनी है, पहली तो चीज़ ये याद रखनी है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा साइज उतना ही कम होगा। यदि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब साइज उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी आपको चीज़ ये याद रखनी है कि एनाइन क्या होता है? बड़ा, उससे कम, न्यूट्रल उदासीन, और यदि उससे छोटा पूछा जाए तो कौन है? कैटाइन है। ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। थर्ड जो आपको याद रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे तो वहाँ पे जो आयनिक जो रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाती है? वहाँ पे कम होगी, ठीक है। और यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, वो वर्ग के अंदर, ग्रुप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आयनिक रेडियस क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आयनिक रेडियस का मतलब क्या है? यहाँ आपने हमने बात की थी कैटाइन की बात की थी, एनाइन की बात की थी। कैटाइन के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होते हैं? लॉस होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं इसका मतलब उसकी साइज वहाँ पे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब आप एक बेस पे, एक कॉन्सेप्ट बेस पे, आप ट्रिक बेस पे याद रख सकते हो कि कैटाइन का मतलब उसकी साइज कट रही है, साइज वहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब एनाइंस की हम बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है,
और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसका मतलब वो है उसकी साइज क्या हो रही है, न्यूट्रल से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको याद रखें लेफ्ट टू राइट में साइज कम, टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ रही है। ठीक है, फिर आपको याद रखा है जितना ज़्यादा कैटाइन होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी। उसके बाद यदि जितना ज़्यादा एनाइन होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हमने बात की थी एनाइन बड़ा होता है उससे कम न्यूट्रल उदासीन है, उससे कम कौन है, कैटाइन हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की थी लेफ्ट टू राइट में आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम में आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर हमने बात की थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस के अंदर, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में मैंने बोला था कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, सेम होंगे, लेकिन जो इनकी बात की जाती है न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करें, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हम वहाँ पे किसकी बात करें हैं, प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट हो रही है, अलग हो रही है। तो इस केस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे इसका मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट के अंदर क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इस वजह से उसकी साइज वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो हम जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पहली जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो बात की थी एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, दूसरी हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया है वो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है आयनिक रेडियस की। अब जो आज हम जो तीसरी जो थर्ड जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी को एक नाम और कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी को एक नाम और बोला जाता है आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक विभव, आयनिक विभव। उसके बाद में आयनिक एंथैल्पी भी कह सकते हैं, एंथैल्पी भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, आयनिक ऊर्जा। क्या कहेंगे, आयनिक ऊर्जा, या फिर आयनन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसके नाम से समझो आप, देखो आयनिक का मतलब क्या है, वहाँ पे बनेंगे क्या, आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर होगा क्या कि जैसे हमारे पास में कि ये हमारे पास में कोई एलिमेंट है, जिस उस एलिमेंट का जैसे एटम हो गया। ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, जैसे सेल है, क्या हो गए, सेल हो गए, कोष हो गए। ठीक है, अब देखो इस सेल के अंदर कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखो आयनिक विभव का मतलब या आयनिक ऊर्जा का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गति कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं कोष में। किसकी बात करूँ मैं, कोष के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास में ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते थे यहाँ पे संयोजी कोष। क्या कह दिया, संयोजी कोष कह दिया। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को आप जो एनर्जी दोगे, क्या दोगे, एनर्जी आप देते हो, और जैसे आप एनर्जी यहाँ पे दोगे, यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, और जैसे बाहर निकल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक विभव। क्या कहेंगे, आयनिक विभव कहेंगे, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, आयनिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक एंथैल्पी कहेंगे। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन मैं बोल दूं कि ये जैसे हमारे पास में उदासीन परमाणु था, और इस उदासीन परमाणु के अंदर आपने क्या किया, वहाँ पे कोई मिनिमम आपने एनर्जी दी है, और जो न्यूनतम एनर्जी देने के बाद भी जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या है वो बाहर निकल जाए या कोष से बाहर निकल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस न्यूनतम ऊर्जा को आप क्या कहोगे, आयनिक ऊर्जा कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, यह है कि 1 ग्राम मोल उदासीन गैसीय परमाणु से, उदासीन गैसीय परमाणु से संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे जैसे कोई एलिमेंट ले लिया या यहाँ पे हमने कोई मेटल ले दिया, अब इसको आपने क्या किया, इसको एनर्जी दिए, क्या दिए, एनर्जी दिए। और जैसे आपने एनर्जी दिए, इस दौरान यहाँ से क्या हो गया, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एनर्जी दी है, एनर्जी क्या की है, दी है। और जब एनर्जी देते हैं तो उस क्रिया को, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। दो टाइप की अभिक्रिया होती है, एक तो होगी ऊष्माशोषी, एक होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है, वहाँ पे ऊष्मा को क्या करें, हम दे रहे हैं, ऊष्मा क्या करें, दे रहे हैं। और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, वहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, निकल रही है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी है, किसको, इस उदासीन परमाणु से हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दी है। और जैसे ऊर्जा दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो यदि आपसे पूछ ले जाए कि आयनिक विभव या आयनिक ऊर्जा किस टाइप की अभिक्रिया है या किस टाइप की क्रिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। अब देखो हमने यहाँ से जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कैटायन बना। यदि मैं ये एग्जाम्पल की बात करूँ किसके ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम को लेके हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के केस के अंदर। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो 283 यही होता है। ठीक है, अब आपने इसको जैसे एनर्जी दी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, एल्यूमिनियम प्लस के अंदर। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, अब देखो जो आपने ये पहली जो एनर्जी दी है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसको मैंने बोल दिया प्रथम आयनन ऊर्जा। क्या बोला है, प्रथम आयनन ऊर्जा बोला। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 282 था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल तो ये किस में कन होगा, 282 के अंदर। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूँ एल्यूमिनियम प्लस के अंदर, आपने इसके अंदर फिर से इसको एनर्जी दी और ये जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, द्वितीयक आयनन ऊर्जा। क्या कहलाएगी, द्वितीयक आयनन ऊर्जा। अब जैसे आपने यहाँ से इसको एनर्जी दी और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया, तो अब ये कन्वर्ट किस में गया, एल्यूमिनियम प्लस 2 में। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने और बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर देखो इस यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या रह गया, 281। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 281 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसको आपने फिर से एनर्जी दी है। ठीक है, और जैसे आपने एनर्जी है तो ये कौन सी कहलाएगी, तृतीयक आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 में। किस में हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर। ठीक है, अब देखो जो आपने पहली जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी है वो क्या कहलाती है, प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जो एनर्जी दी है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक आयनन ऊर्जा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जो एनर्जी दी है वो क्या कहलाती है, तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, जो पहली ऊर्जा, फिर इस टाइप से दूसरी ऊर्जा, फिर इस टाइप से हमने तीसरी ऊर्जा दी है, इस टाइप से हम यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो उसको ऊर्जा को हम और देंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, इन ऊर्जा को हम कहेंगे सक्सेसिव आयनन ऊर्जा। क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, सक्सेसिव आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने रेगुलर एनर्जी दिया वहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो आपने पहले जैसे IE1 फिर IE2 फिर IE3 फिर IE4 इन ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यदि पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, क्योंकि फर्स्ट की पूछ ली या फिर सेकंड की पूछ ली या फिर हम बात किसकी करूँ, मैं थर्ड की बात करूँ। ठीक है, अब देखो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो कौन सी थी, प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी थी। इस दौरान ये चेंज किस में हो गया, एल्यूमिनियम प्लस में। किस में चेंज हुआ, एल्यूमिनियम प्लस के अंदर। अब देखो एक तो हमारे पास में है जैसे एल्यूमिनियम प्लस है, और एक मैं जैसे बात करूं एल्यूमिनियम प्लस 2, किसकी बात करूं, एल्यूमिनियम प्लस 2 की। अब देखो यहाँ पे कैटायन ज़्यादा कौन सा है,
एल्यूमिनियम प्लस के अंदर, ठीक, +2 में, ठीक है। और ये कैटाइन ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी साइज यहाँ पे क्या है, कम है। क्या होगी, कम है। अब देखो एक तो जैसे न्यूक्लियस मैंने इसका बना दिया एल्यूमिनियम प्लस का, ठीक है, एक जैसे न्यूक्लियस मैंने बना दिया एल्यूमिनियम +2 का। किसकी बना दिया, +2 की। सपोज करो इसकी साइज़ मैं ऐसे कम कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी साइज़ मैंने कम किया है ऐसे, ठीक है। ये एल्यूमिनियम प्लस है, ये एल्यूमिनियम +2 है जैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे, और भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इनके बीच में जो रेडियस है, वो रेडियस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यदि हम यही बात एल्यूमिनियम +2 के अंदर करें तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो रेडियस है, वो रेडियस यहाँ पे क्या है, कम है। किसके कंपेरिजन में, एल्यूमिनियम प्लस के अंदर। इसका मतलब यदि आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में काम क्या कर रहा है, यहां पे आकर्षण बल काम कर रहा है। और वो आकर्षण बल है वो इस एल्यूमिनियम प्लस की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। यहां पे भी आकर्षण बल है, लेकिन इस एल्यूमिनियम +2 के केस में यहां पे क्या है, कम है। अब देखो जितना ज्यादा आकर्षण बल है, इसका मतलब यदि आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और यदि आप एनर्जी ज्यादा दोगे, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि हम यही बात करें एल्यूमिनियम प्लस के अंदर, तो इसके कंपैरिजन में यदि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एल्यूमिनियम +2 के केस के अंदर इसके कंपैरिजन में यदि किसकी बात करूं मैं, एल्यूमिनियम प्लस के अंदर बात करूं, तो वहां पे आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम कर देनी पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम +2 के अंदर। तो इसका मतलब इसकी जो +2 की है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होगी। और इस एल्यूमिनियम प्लस की आयनाइजेशन वहां पे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या होगी, कम होगी। तो जैसे यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वहां पे कन्वर्ट किस में हो गया, एल्यूमिनियम प्लस के अंदर। अब यदि एल्यूमिनियम प्लस से आपको यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इस प्रथम आयनाइजेशन से की तुलना में यहां पे आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे साइज इसके कंपेयर में क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। फिर यदि आपको एल्यूमिनियम +2 से यदि और इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वहां पे आपको एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। कंपैरिजन किसके, प्रथम और सेकंड की तुलना में यहां पे जो एनर्जी है वो और ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे कैटायन बनता जा रहा है, और जैसे कैटायन बनेगा उसकी साइज वहां पे क्या होगी, कम होगी। और जब साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा काम करेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होगी। तो इस केस में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। उससे कम कौन सी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और उससे कम पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव। इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन ऑर्डर कहेंगे, इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात किसकी बात की थी, आयनाइजेशन की बात की थी। आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि यदि उदासीन परमाणु से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा देना है, इसका मतलब आयनाइजेशन कौन सी टाइप की रिएक्शन है या कौन सी टाइप की अभिक्रिया है, तो याद रखना वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। कौन सी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब वहाँ पे आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी की होगी। फिर देखो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते उसको हम क्या कहेंगे, प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। दो को निकाले तो उसको सेकंड कहेंगे। उसके बाद में और तीन को, तीसरे को निकालना तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी की ज़्यादा होगी। तो इस केस के अंदर जो ऑर्डर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन ऑर्डर कहेंगे। अब इसके जो फैक्टर्स कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे उसकी बात करते हैं, फैक्टर्स की, ठीक है। और फैक्टर्स में हम पहले जो बात करेंगे वो बात है हमारे पास में एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज, या फिर उसको मैं बोल दूं एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल की, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब उसकी रेडियस या फिर उसका साइज क्या होता है, बढ़ेगा। तो आप देखो यदि आकार बड़ा होगा तो एक तो जैसे हमारे पास में ये था, ठीक है। अब यहाँ पे साइज बड़ी है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल यहाँ पे क्या है, कम है। और जब आकर्षण बल कम है इसका मतलब यदि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऊर्जा की कम रिक्वायरमेंट होती है, क्या होगी, कम रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एटॉमिक रेडियस के, किसके है, एटॉमिक रेडियस के। जितना बड़ा साइज है उतनी ही उसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। या फिर मैं बोल दूँ कि जितना छोटा साइज होगा उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला हमने किसकी बात की थी, एटॉमिक रेडियस की बात की थी। दूसरा हम जो बात करेंगे वो है न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसको क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, ठीक है। और ये हमने बात की थी कि जो नाभिकीय आवेश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नाभिकीय आवेश से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो था प्रोटॉन की संख्या के, किसके है, प्रोटॉन की संख्या के। सेकंड हमारे पास में क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोटॉन की संख्या के, मतलब जितने ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी उसका न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और मैंने बात की थी कि जब जितना नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। और जब साइज कम है इसका मतलब वहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या आता है हमारे पास में, तो ये रिलेशन ये आता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के। तो ये क्या आता है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा है, जितना कम न्यूक्लियर चार्ज है आयनाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही कम होगा, ठीक है। तो हमने दो फैक्टर की तो बात की थी, पहला फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक रेडियस, दूसरा फैक्टर कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड जो फैक्टर हम बात करेंगे वो फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसकी बात करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ये सारे के सारे फैक्टर हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए उसी की बेस पे ये चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप एक बार पिछले जो वीडियो है उनको एक बार ध्यान से ज़रूर देखें। जो थर्ड है वो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं। ये जैसे हमारे पास में न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या होते हैं, ये सेल्स हो गए, कोष हो गए, ठीक है। ये कोष, इन कोषों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
अब हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को, कौन से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षण करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों के बीच में काम क्या करेगा, रिपल्सन काम करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन काम करेगा। और जब रिपल्सन काम करेगा तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने से दूर फेंकेगा, क्या करेगा, दूर फेंकेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसकी बात करूं मैं, न्यूक्लियस और इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। और अब यदि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास में क्या बनता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही कम होगा। या फिर मैं बोल दूं कि जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने तीसरे फैक्टर की बात की थी, वो कौन सा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। फोर्थ जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर है हमारे पास में स्टेबिलिटी, मतलब जो हाफ फील्ड हैं और फुल्ड फील्ड है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो फोर्थ है इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। फोर्थ कौन सा है, अर्ध भरे तथा पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो ये जो अर्ध बड़े एंड पूर्ण बड़े कक्षक होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब यदि ये ज़्यादा स्टेबल है और यदि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, देखो एक एग्जाम्पल की बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p3 यही है, ठीक है। ऑक्सीजन की आप बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है 2p4 ये होगा, ठीक है। अब देखो इनकी बात करो तो p के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, क्योंकि p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने, 3 है, 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड है। और मैंने क्या बोला कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी। अब यदि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, पहले तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा क्यों, क्योंकि देखो ये पहले से ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। अब यदि ये स्टेबल है, यदि ये अनस्टेबल अस्थायी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे ये तो पहले तो पॉसिबल नहीं होगा। और यदि इसको पॉसिबल करना है तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, बाहर निकालना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी है और इस स्टेबिलिटी के कारण से आपको यहाँ पे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी आप ज़्यादा दोगे इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यदि यही मैं बात करूँ ऑक्सीजन के केस के अंदर, देखो ऑक्सीजन के अंदर p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ना तो हाफ फील्ड है और ना ही ये फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ। इस केस के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या है, कम होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखेंगे कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड यदि ऑर्बिटल है उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है। और यदि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या है, ज़्यादा होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए नोबल गैस के बारे में, नोबल गैस का मतलब है अक्रिय गैस है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 NP6 है। ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब फुल फील्ड है। और फुल फील्ड है इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है, क्या होगी, स्टेबल है, स्थायी होगी। अब यदि यहाँ से आपको नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो नोबल गैस की जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान है वो क्या होता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अर्ध बड़े कक्षक या जो पूर्ण बड़े कक्षक है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो हमने 4 फैक्टर की बात की थी। पहला फैक्टर कौन सा था, पहला फैक्टर की हमने बात की थी साइज की, ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात की थी। सेकंड हमने बात की थी न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी।
थर्ड जो फैक्टर था वो फैक्टर हमने बात की थी किसकी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की थी। फोर्थ जो मैंने बात की थी वो किसके, अर्ध बड़े एंड पूर्ण बड़े कक्षा की मैंने बात की थी। अब देखो इस बेस में आपको मैं एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखने हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से लेके या फिर वो साइज से लेके हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से लेकर हो। तो हमने 4 फैक्टर की बात की थी। अब देखो यदि लेफ्ट टू राइट की मैं बात कर लेता हूँ, लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साइज वहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और साइज कम हो रही है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ रहा है। किसकी बात करूँ मैं, लेफ्ट टू राइट के अंदर पीरियड्स की बात करें, आवर्त की हम बात करें, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट है। तो यदि हम देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड तो ऐसा आना चाहिए, क्योंकि बाएं से दाएं है और बाएं से दाएं के अंदर मैंने क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो है एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखो किसकी बात करूँ मैं, बोरोन के केस में और बेरिलियम के केस में हम बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 है, ठीक है। बोरोन के केस में आप देखोगे तो 2s2 2p1 है, यही है, ठीक है। देखो बेरिलियम का यहाँ पे क्या है, फुल फिल्ड है, 2s क्या है, पूरा भरा हुआ है, और जब पूरा भरा हुआ है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बोरोन के कंपैरिजन में क्या इसकी ज़्यादा, ठीक है। अब यदि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस बोरोन के कंपैरिजन में आपको बेरिलियम की तुलना में बोरोन के कंपैरिजन में बेरिलियम को एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि बोरोन की तुलना में ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी किसकी है, बेरिलियम की है, ठीक है। अब यही बात हम बात करें किसके अंदर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में बात करें तो देखो नाइट्रोजन का क्या है, 2p3 है, ऑक्सीजन का क्या है, 2p4 है। तो यहाँ पे हाफ फील्ड किसका है, नाइट्रोजन का है। और जब हाफ फील्ड है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी है, और जब स्टेबिलिटी है तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी की ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर क्या आता है, लिथियम से ज़्यादा कौन है, बोरॉन से ज़्यादा है वो कौन होगा, बेरिलियम से ज़्यादा है वो कौन होगा, कार्बन से ज़्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन होगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। तो ये इसका ऑब्जर्व है, यही इसका क्या आता है, रिलेशन आता है, ठीक है। ये हमने किसकी बात की थी, पीरियड की बात की थी। इसी टाइप से मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की भी बात कर लेता हूँ। संक्रमण तत्व की बात कर लेते हैं। संक्रमण तत्व में क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये था, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर देखोगे तो हमने साइज के अंदर भी बात की थी, स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो वहाँ पे साइज क्या होती है, घटेगी, और जब साइज घटती है तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने बात की थी आयरन और कोबाल्ट के केस में कि वहाँ पे जो साइज है वो साइज क्या हो जाती है, लगभग या इक्वली हो जाती है, सेम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग क्या हो जाती है, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फिर यदि कॉपर से जिंक तक जा रहे थे तो हमने बात की थी कि जिंक की साइज क्या होगी, कॉपर से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखा है कि जिंक में क्या होता है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्कैंडियम तक, मैग्नीज तक तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, फिर यहाँ से आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। फिर यहाँ से कॉपर से जिंक के केस में यदि हम देखा जाए तो साइज तो इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे जिंक के पास में क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है,
है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने बात किसकी की थी, ये हमने बात की थी पीरियड के अंदर। अब यदि मैं ग्रुप्स की बात और कर लेता हूँ तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप, तो ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। देखो न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे क्या है, डिक्रीज। ठीक है, फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर इंक्रीज है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने क्या बोला था, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे। और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज है इसका मतलब साइज वहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। और जब साइज बढ़ जाती है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखना है। किसकी बात करूँ मैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की बात करें। ठीक है, तो ये ग्रुप के अंदर है। तो ग्रुप के अंदर यदि हम एक्सपेक्टेड करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की, और सबसे कम पूछा जाए तो किसकी होनी चाहिए, थैलियम की। लेकिन ये तो हमने बात की किसकी, एक्सपेक्टेड की, ये तो ऐसा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं आता। क्यों, क्योंकि याद रखना यहाँ पे गैलियम की ज़्यादा हो जाती है, किससे, एल्यूमिनियम से। क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो एल्यूमिनियम है और जो गैलियम है यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गैलियम में कहाँ पे इंटर करते हैं, 3D में इंटर करते हैं। और 3D है वो क्या करता है, वहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण जो प्रभाव है वो क्या करता है, कम शो करता है। और जब कम शो करता है तो इनका जो साइज है, गैलियम का जो साइज है वो लगभग किसके इक्वल हो जाता है, एल्यूमिनियम के इक्वल हो जाता है। और जब एल्यूमिनियम के इक्वल होता है तो इस केस के अंदर जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब इस गैलियम के अंदर से यदि आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आना तो इस टाइप से चाहिए था, लेकिन आता क्या है कि एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में ज़्यादा किसकी होती है, गैलियम की होती है। और ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यही एक्सेप्शन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद में हमने बात की थी आयनिक रेडियस की बात की थी। नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे।